रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पिकअप पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। स्टेट हाईवे नंबर 37 पर बूढ़ा गौड़जी के पास यह हादसा हुआ है। अहिरों की ढाणी तक टन खेतड़ी के रहने वाले ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। झुंझुनू पिकअप पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। 8 की मौत हुई है, वहीं 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो झुंझुनू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पिकअप पलटने की खबर सामने आ रही है और पिकअप पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लोहारगल से ये सभी लोग घर लौट रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। पिकअप में ये तमाम लोग सवार थे और इसी दौरान ये पिकअप पलट गई। तो फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तफ्तीश की जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लगातार अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है जो लोग घायल हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए। तो दर्दनाक हादसा हुआ है, 8 लोगों की मौत बताई जा रही है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दर्दनाक हादसे की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, तफ्तीश की जा रही है कि आखिर हादसा हुआ कैसे। स्टेट हाईवे नंबर 37 पर बूढ़ा गौड़जी के पास यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। झुंझुनू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और पिकअप पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कृष्ण शेखावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, यह हादसा कैसे हुआ और क्या कुछ अपडेट हादसे पर? कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, कृष्ण आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 कृष्ण, कैसे हुआ यह हादसा और क्या कुछ अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं कि ये सभी खेतड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं और लोहागढ़ धाम से दर्शन करके लौट रहे थे। तभी लीलावाली ढाणी के पास पिकअप गाड़ी है वो अचानक पलट गई। पिकअप पलटने से मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मृतक एक ही परिवार के हैं, वहीं 10 लोग घायल हो गए हैं, जिनको अलग अलग एम्बुलेंस के माध्यम से झुंझुनू के बीडीके अस्पताल लाया जा रहा है। कृष्ण, अभी घायलों की क्या स्थिति है, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है फिलहाल? घायलों के आने का सिलसिला है वो बीडीके अस्पताल में जारी है और आपातकालीन विभाग है वहां पे पीएमओ वीडी बाजिया के नेतृत्व में चिकित्सा की टीम है वो जुटी हुई है। कृष्ण, जिन 8 लोगों की मौत हुई है, क्या उनकी शिनाख्त हो चुकी है? घर वालों को सूचित कर दिया गया है? हाँ, उनके घर वालों को प्रशासन सूचना दे रहा है। वहीं गुड्डा पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची हुई है। कृष्ण, जैसा कि मौके की जो तस्वीरें हैं वो हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। अभी क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अपडेट, क्या लोगों को वहां से हटा दिया गया है? वहां गुड्डा पुलिस पहुंचने के बाद पहले तो जो घायल थे उनको एम्बुलेंसों के माध्यम से अस्पताल में भिजवाया गया। फिर जो भीड़ थी उनकी भी कुछ मदद ली गई कि आप स्थिति को कंट्रोल करने में मदद करें। जो लोग घायल हैं ठीक है कृष्ण, आपके साथ बने रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीएमएचओ झुंझुनू से जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल घायलों की और क्या कहेंगे पूरे मामले पर, कैसे हुआ यह हादसा? ये कोई पिकअप पलटने से हादसा हुआ था। मेरे पास सीएचसी इंचार्ज गुड़ा से फोन आया था डॉक्टर श्रवण सोकरिया जी का, और उसके बाद फोन आया कि 8 की मौके पे डेथ हो गई है और 8 को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं।
तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीएमओ को मैंने फोन कर दिया, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं ताक चौबंद कर दी है। कलेक्टर साहब का फोन आया, अभी एसपी साहब के यहाँ से फोन आया, तो सारी व्यवस्था हमने यहाँ पे कर ली है। अभी वो 8 है उनको लेके आने वाले हैं। छोटेलाल जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि पिकअप पलटने से यह हादसा हुआ है, 8 लोगों की मौत हुई है। क्या ये पता चल सका है अभी जांच में कि ये पिकअप वाहन जो थी वो कैसे पलट गई, किन कारणों से ये हादसा हो पाया? ये तो थोड़ा वहाँ पे और मेरे को सीएससी इंचार्ज से बात करनी पड़ेगी। बाकी मेरे पास ये फोन आया कि पिकअप पलट गई है, 8 की मौके पर डेथ हुई है, बाकी 8 को रेफर कर रहे हैं। तो व्यवस्था यहाँ एक बार थोड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर लेना, और तो वो तो मेरा सीएससी इंचार्ज और बता देगा, लोकल आदमी बता देंगे। बाकी यहाँ पे व्यवस्था हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने तैयारी कर ली पूरी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे आ गई है। सर, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस की ओर से? जो जिन लोगों की मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, घर वालों को सूचना दे दी गई है हादसे के बारे में? वहाँ पे ही पोस्टमार्टम कर रहे हैं, सीएचसी इंचार्ज को मैंने निर्देश दे दिए हैं, और जो यहाँ पे ला रहे हैं उसके लिए हमारे डॉक्टर्स की टीम है वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच गई है, और वो उनको अटेंड करके पूरा जो ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे। सर, आपने बताया कि ट्रीटमेंट किया जा रहा है घायलों का, कितने लोग घायल हैं फिलहाल और किनकी स्थिति ज्यादा गंभीर है, किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? अभी जो 8 पेशेंट हैं वो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे नहीं है, जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। तो उसके लिए मेरे पास जो गुड्डा से फोन आया डॉक्टर का, उन्होंने बताया कि 8 तो डेथ हो गई, 8 है उसमें 6 थोड़े ज्यादा सीरियस हैं। तो यही कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टीम थोड़ा पहले से बोल दो। तो अभी तक ये स्थिति मेरे पास आई, अभी जैसे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद मैं उनको और रिसीव कर लेता हूँ, पूरी बात करवा लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो सहयोगी कृष्ण शेखावत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। कृष्ण, जैसा कि छोटेलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि 6 लोग हैं जिनकी हालत ज्यादा गंभीर है, क्या इसे लेकर कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि कहाँ उनका उपचार किया जा रहा है और क्या स्थिति है उनकी? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि बीडीके अस्पताल में जो घायल मरीज हैं उनके आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है, और मैं इस समय मौजूद हूं आपातकालीन वार्ड में, और यहाँ पे जो चिकित्सक की टीम है वो इनका इलाज कर रही है। कृष्ण, डॉक्टर से बात हो पाई है आपकी? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स हैं वो पहले तो घायलों का इलाज करने में जुटे हुए हैं, और यहाँ पर 8 घायल हैं, 8 घायल हैं वो आ चुके हैं, 9वें घायल को अभी लाया गया है। मैम कृष्ण, आपने बताया कि 8 लोग अभी पहुंचे हुए हैं, 9वें को लाया जा रहा है, और जैसा कि खबर आ रही है कि 10 लोग घायल हुए हैं, तो क्या अभी एक घायल मौके पे ही मौजूद है या उसे अस्पताल लाने के लिए एम्बुलेंस में रख दिया गया है? एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच पा रही है? गुड्डा में जैसी ही एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई उसी हिसाब से इनको भेजा गया है, निजी और 108 एम्बुलेंस भी उनसे भेजा गया है, और अभी बीडीके अस्पताल के आपातकालीन वार्ड है वहाँ पे इस स्थिति का जायजा लेने के लिए झुंझुनू एडीएम जेपी गौड़ है वो पहुंच चुके हैं। कृष्ण, क्या कहना है अधिकारियों का मामले पर? अधिकारियों का कहना है कि पहले तो इनका जो घायल हैं इनका पहले इलाज किया जाए, इसके बाद हादसा कैसे हुआ इसको लेकर भी जांच करवाई जाएगी, और घायलों का इलाज है उसको प्राथमिकता से ले रहे हैं पहले प्रशासन। ठीक है कृष्ण, आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झुंझुनू से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पिकअप पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हैं। लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कवायद की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग घायल हैं जल्द से जल्द उपचार करके उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। तो भीषण सड़क हादसा हुआ है झुंझुनू में। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल से ये तस्वीरें हैं जहां पर जो घायल हैं उनको पहुंचाया जा रहा है इलाज के लिए, और तमाम अधिकारी भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। लगातार पुलिस की ओर से भी ये कोशिश की जा रही है कि घायलों को जल्द से जल्द उपचार मिल सके। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली में बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बीजेपी संगठन की बैठक 4 घंटे 45 मिनट तक चली और
इस मैराथन बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। राजस्थान के सियासी हालात पर भी मंथन हुआ। बैठक में वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया भी शामिल रहे। तो बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और करीब करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली और मैराथन बैठक में राजस्थान के सियासी हालात पर मंथन किया गया। तो जो अंदरूनी खींचतान थी उसको भी लेकर बैठक में मंथन किया गया है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। नागौर से ये बड़ी खबर है जहां पर एसडीएम ऑफिस के सामने आत्महत्या की कोशिश की गई है। डीडवाना एसडीएम ऑफिस के सामने आत्महत्या का प्रयास किया गया। बुजुर्ग ने कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की। 3 लाख का कर्जा चुकाने के बावजूद भी लगातार बुजुर्ग को परेशान किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर बुजुर्ग ने आत्महत्या की कोशिश की। एसडीएम ऑफिस के सामने बुजुर्ग ने जहर खा लिया और जहर खाने के बाद बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। तो एसडीएम कार्तिकेय मीणा ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचा दिया है। तो बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया और हालत फिलहाल बुजुर्ग की गंभीर बताई जा रही है। तो कर्जे से ये बुजुर्ग परेशान था। बताया जा रहा है कि 3 लाख का कर्ज अब तक वो चुका दिया था उसने, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उसे परेशान किया जा रहा था, जिसे देखते हुए उसने एसडीएम ऑफिस के बाहर जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र विश्नोई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, बताया जा रहा है कि एसडीएम ने बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी क्या अपडेट, क्या कुछ स्थिति है बुजुर्ग की? जी बिल्कुल, अब बुजुर्ग की जो स्वास्थ्य की हालत है उसमें सुधार हुआ है। बुजुर्ग ने चूहे मारने वाली दवा का सेवन कर लिया था और 3 लाख रुपए का जो ऋण उसने लिया था अपने गांव के एक व्यक्ति से लिया था। ये डीडवाना के कायता बासनी गांव का निवासी वृद्ध तुलसाराम है। जब 3 लाख रुपए उधार लिए थे तो उस दौरान स्टाम्प पर लिखा पड़ी हुई थी, लेकिन 3 लाख रुपए चुकाने के बावजूद वो स्टाम्प इसे वापस नहीं दिया गया था। वृद्ध ने वहाँ स्थानीय मीडिया से जो बात की उसमें यह बताया है कि उसने 3 लाख रुपए समय पर चुका दिए थे, लेकिन उसे उसका स्टाम्प वापस नहीं दिया गया और जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही आज डीडवाना में नया स्टाम्प लिखवाने की कोशिश भी जिस व्यक्ति पर तुलसाराम आरोप लगा रहा है वो नया स्टाम्प लिखवाने की कोशिश कर रहा था। इसी से तंग परेशान होकर उसने चूहे मारने वाली दवा का सेवन कर लिया। हालांकि बुजुर्ग ने यह भी कहा कि उसने उसके साथ जो घटना हो रही थी उसे लेकर किसी अधिकारी को जानकारी भी नहीं दी थी और वो इतना परेशान हो गया था कि बिना किसी को सूचित किए ही उसने ये कदम उठा लिया। बुजुर्ग के पास एक नोट भी मिला है। एक सफेद पन्ने पे उसने टूटी फूटी भाषा में जो जानकारी लिखी है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। डूंगरपुर से ये बड़ी खबर है। खाप पंचायत का तुगलकी फरमान देखने को मिला है। शादी से मना करना लड़की के परिवार को भारी पड़ गया। पंचायत ने लड़की के परिवार पर जुर्माना लगा दिया है। 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और पंचायत की ओर से ये फरमान भी है कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जयेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, ये कैसा तुगलकी फरमान है पंचायत की ओर से? क्या पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है? अभी क्या कुछ अपडेट? रामसागड़ा थाना क्षेत्र के लोड़वाड़ा गांव में एक लड़की पर शादी करने के लिए जबरन दबाव बनाने का मामला सामने आया है। लड़की ने शादी करने से मना किया तो उसके माता पिता पर 31 लाख रुपए का दंड खाप पंचायत ने लगाया और दंड नहीं भरने के कंडीशन में उसका हुक्का पानी बंद करने के लिए खाप पंचायत ने परिवार को धमकाया था। इसके एवज में जो है पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक को कल परिवार सौंपा था और 9 नामजद लोगों के खिलाफ परिवार सौंपा था। एसपी के निर्देश पर जो है रामसागड़ा थानाधिकारी ने मामला 9 लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला यह है कि जो लड़की का जो भाई है उसकी शादी जो एक उन्हीं के समाज के एक परिवार में करवाई थी और अदला बदली का कोई उनका सिस्टम है जिसमें जो लड़की की शादी है वो जो के बहन की शादी करवाई उसी के भाई से वापस करवाने थी, लेकिन लड़की को ये शादी का रिश्ता मंजूर नहीं था और खाप पंचायत इस पर दबाव बना रही थी कि एक बेटी दी है तो दूसरी बेटी लेंगे। इस प्रकार का दबाव बना करके वो शादी करवाना चाह रहे थे, जिस पर ठीक है, यानी कि अदला बदली का जो रिवाज है वो यहाँ पर चल रहा था। तो फिलहाल पुलिस ने मामले पर संज्ञान ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका जयेश तमाम जानकारियों के लिए।
और कर लेते हैं अगली खबर का। फिर विवादों में कटारिया की टिप्पणी पर खाचरियावास ने प्रतिक्रिया दी है। कटारिया को माफी मांगनी चाहिए। खाचरियावास की ओर से ये बयान सामने आया है। ये राम भक्त नहीं रावण भक्त हैं। तो कैबिनेट मंत्री की ओर से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है ये राम भक्त नहीं रावण भक्त हैं। कटारिया ने रावण की प्रशंसा में कशीदे पढ़े, ये भी बात खाचरियावास की ओर से कही गई है। बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति करती है। कैबिनेट मंत्री की ओर से ये तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बोहेड़ा के कार्यक्रम में विवादित बयान दिया। कटारिया ने कहा कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया क्योंकि उसने उन्हें छुआ नहीं। उनके अनुसार रावण बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति था, उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया। सीता जी का अपहरण तो एक आम बात थी, अगर वो छूता या बलात्कार करता तो जुर्म होता। उनके अनुसार किसी की पत्नी का अपहरण कर लो पर छुओ मत तो कोई गुनाह नहीं होगा। से माफी मांगनी चाहिए जिससे आप कम से कम इस पाप से बच सके, अन्यथा आपने जो पाप किया है उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मुझे पक्की उम्मीद है कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग आगे आकर बोलकर बताएंगे कि आप कटारिया जी के बयान से सहमत हैं। यदि सहमत है तो आप हाँ कीजिए, जिससे देश को पता चले आपकी असलियत, कि आपको भगवान राम या सीता मैया से मतलब नहीं है, आपको तो इनके नाम से राजनीति करनी है। इनके नाम से राजनीति करने का ना कांग्रेस को हक है ना बीजेपी को, किसी को हक नहीं है, क्योंकि पार्टियां सब बाद में आई है। भगवान राम बहुत पहले आ गए थे त्रेता में। इसलिए कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट हो, हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग अपनी राजनीति करें, लेकिन राजनीति में अपनी औकात को हमें समझनी चाहिए। हमारी औकात कुछ भी नहीं है किसी की भी। सबसे बड़ी औकात भगवान राम की है जो ब्रह्मांड के मालिक है, लेकिन उनकी आंखों में प्यार है, दया है। उस दया को हमें समझना चाहिए कि वो हमारी गलतियों को हमेशा माफ करते हैं, लेकिन हमें हमारे शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे भविष्य में उम्मीद है कि अब कटारिया जी अपनी भाषा का कंट्रोल करेंगे तो भगवान राम उन्हें माफ भी कर पाएंगे। मैं पक्की उम्मीद करता हूं कि बीजेपी भी ध्यान देगी और कटारिया जी अभी आइंदा के लिए सुधरेंगे। और खबर जोधपुर से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीपाड़ शहर से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। रवानगी से पहले सीएम ने कहा, पीपाड़ से 50 साल पुराना रिश्ता, इसे मेरा दूसरा घर भी कहा जा सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा है, यहां मैंने खाद और बीज की दुकान लगाई थी। पुराने लोगों से मिलकर यादें ताजा हो जाती हैं। पीपाड़ में जिला अस्पताल से 100 गांवों को लाभ मिलेगा। तो ये तमाम बातें सीएम अशोक गहलोत ने कही हैं। देखो, पीपाड़ शहर जहाँ मैंने पढ़ाई करने के बाद में यहाँ मैंने खाद की, बीज की, दवाइयों की दुकान खोली थी। मेरा रिश्ता पीपाड़ से 50 साल का है, बचपन का है, इसलिए लोग कहते हैं दूसरा घर है मेरा। तो यहाँ आज वो काशीराम विश्व जी का निधन हो गया और पुराने हमारे मित्र थे सिद्धांत शर्मा जी, श्रीवल्लभ शर्मा जी, कई और मित्र थे, तो उनके परिवार में काफ़ी डेथ हो गई थी। तो इसलिए मैं उचित समझा मैंने कि मैं जाऊँ और सबको सुख संतुष्ट परिवार से इसलिए मैं आया हूँ। और तो पुरानी यादें जो है सब ताज़ा हो रही हैं यहाँ, क्योंकि दुकान मैंने खोली, दुकान में खुद बैठता था, खाद बेचता, बीज बेचता, तो कई लोग पुराना मुझे मिले हैं, पुराने चेहरे सब याद आ गए। तो ये स्थिति है। और बताओ कोई बात हो, किसान भी मिले सर जो पुराने आपके सब मिल गए, उन लोगों ने कोई समस्या, छत्तीस गाँव के लोग मिल गए। अस्पताल की प्रॉब्लम है, मैंने कहा कि आप लोग आपस मिल के तय करो अंदर या बाहर है। हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया पीपाड़ के अंदर। आप बताइए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना बड़ी बात है, और यहाँ 100 गांव लगते हैं आसपास के, तो ऐसी जगह बनना चाहिए सबको फायदा मिले, शहर वालों के लिए भी फायदा मिले, बाहर वालों को फायदा मिले। तो लड़ाई चलती जाएगी तो फिर वो हॉस्पिटल आएगा कैसे? आएगा भी नहीं। सर राम ऐतिहासिक बजट आपने दिया है, ऐतिहासिक बजट सर, अब उसको चुनौती ये है कि उसको समय पर उसको, उसके लिए मैंने कहा सब कार्यकर्ताओं को राम जन्मभूमि गाँव ढांढ तक पहुँचे,